डेमोक्रेसी सिर्फ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी ये नहीं है। अगर डेमोक्रेसी में पॉपुलर सॉवरेंटी की कोई जगह है तो वो दिखनी चाहिए सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाए। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। सिर्फ हर तरह के जन आंदोलन जो हमें देखने मिलते हैं, जो मास मूवमेंट्स हैं, वो किस तरह की सिमिलैरिटीज़ उनमें आपने अपने काम के दौरान देखी है? जन आंदोलन का विषय तो दरअसल बहुत बड़ा है और ख़ास तौर से आधुनिक ज़माने का ये एक ख़ास मास पॉलिटिक्स की शुरुआत के बाद देखने को मिलता है। हमें पहले अगर इतिहास में जाएंगे तो कुछ जगहों पे गुलामों के विद्रोह, स्लेव रिवोल्ट्स मिलेंगे, कुछ जगहों पे कुछ ख़ास पॉलिसीज़ को लेके किसानों के रिवोल्ट मिल सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो बड़े जन आंदोलन हैं जिसमें कि आवाम की शिरकत है, आवाम एक्चुअली शब्द तो बाद में बना, हाँ, पीपल जिसे कहते हैं आप, लेकिन उसकी शुरुआत एक तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ आप देख सकते हैं। एक बड़ा मास अपसर्ज है और जहाँ एक तरह से एक नए किस्म की पावर का दावा हो रहा है। राजाओं की डिवाइन राइट ख़त्म हो रही है। पहले राजा जो है वो भगवान का मुकर्रर किया हुआ शासक हुआ करता था। ये पहली बार है जब पॉपुलर सॉवरेंटी की बात हो रही है। राजा या कोई भी शासक जो है उसकी अथॉरिटी आवाम से आती है। ये एक तरह से आधुनिक राजनीति की शुरुआत कह सकते हैं आप। और उसके बाद ये तमाम तरह के जगहों में अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे ये बदलाव एक राजनीति के स्तर पे ये बदलाव आता है। वो बदलाव सबसे ज़्यादा इसी बात में है कि अब वो पुराना सिस्टम, थियोलॉजिकल रिलीजियस अथॉरिटी वाला जो सिस्टम है, वो डिवाइन राइट जो है वो ख़त्म है। अब इसके बाद पॉपुलर सॉवरेंटी उसकी एकमात्र ऑल्टरनेटिव के तौर पे सामने आता है। इसलिए भी एक तरह से हर किसी के लिए ज़रूरी हो जाता है, कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई नया शासक हो, उसके लिए पॉपुलर लेजिटिमेसी क्लेम करना कि जनता से हमारी वैधता है, हमारी शासन को जो वैधता मिल रही है वो जनता से मिल रही है। ये क्लेम बहुत ज़रूरी हो जाता है, बेशक वो कितना ही फासिस्ट हो, कितना ही अत्याचारी हो। तो उस सेंस में जन आंदोलनों की शुरुआत ऐसे है। अब अगर आप पूरे लैंडस्केप को देखें तो वो सब हर जगह एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग वक्त पे देखने को मिलती हैं। मैं हिंदुस्तान के भी कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर से पिछले वक्त में एशिया और साउथ एशिया में जो आंदोलन हुआ है उसकी बात करूँगा। लेकिन अगर आप देखें तो उसके बाद एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है जो रशियन रिवॉल्यूशन का है। फरवरी से अक्टूबर 1917 पुराने कैलेंडर के हिसाब से। अगर आज के कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो वो नवंबर, एक्चुअली इट इज़ मार्च एंड नवंबर 1917। तो वो टाइम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और रशिया का उस जंग में एक तरह से एग्जॉस्ट हो जाना, और उसके बाद जो फौजी हैं वो मैदान छोड़ के वापस लौट रहे हैं। एक इनकलाब हो गया, लोगों ने उम्मीद की कि अब रशिया वॉर से विड्रॉ कर जाएगा, वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक तरह से इनके बीच में, फौजियों के बीच में एक जंग ख़त्म करने की लड़ाई जो है बढ़ती रही। और ज़्यादातर जो ये थे, लेनिन का उस वक्त का कहना है कि पेजेंट्स, दे आर पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म। तो वो दरअसल गांव की बदहाली को भी दिखाता था, क्योंकि नवंबर में जो अक्टूबर क्रांति जिसे कहते हैं, वो जो हुआ अपसर्ज, वो बुनियादी तौर पे पीस, लैंड, ब्रेड, शांति, रोटी और ज़मीन, ये 3 मुद्दे थे उसके।
तो उसमें भी दरअसल आप देखेंगे कि जो आम लोगों की ज़िंदगी की बदहाली है वो एक तरह से सामने आई। यही चीज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी अगर आप बुनियाद देखें, कहने के लिए उसकी पॉलिटिकल नैरेटिव एक है, हाँ? वो आख्यान जो हम लोगों ने तैयार कर दिए हैं किस तरह से एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है, अगर आप देखेंगे अल्टीमेटली तो भूखमरी हो रही थी। और मारे आंतोनेट का हम लोग तो जानते ही हैं, वो बड़ा मशहूर वो है कि इफ दे डोंट हैव ब्रेड लेट देम ईट केक। दैट वाज द स्टेट ऑफ द फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी। कि उन्हें लगता है कि लोगों के पास ब्रेड नहीं है तो क्या है। तो ये बदहाली जो है ये उधर भी थी, रशियन रेवोल्यूशन में भी थी, और ये और तमाम जगहों पे भी देखने को मिलेगी जहाँ पर भी आप इस तरह के बड़े सत्ता परिवर्तन वाले जन आंदोलन देखते हैं। एक बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि इनका देखने में हमें ये लग सकता है, और ख़ास तौर से जब हम उसका इतिहास लिखते हैं और उसके बारे में पॉलिटिकल थ्योरी तैयार करते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो दरअसल अपने आप में बहुत कई बार मिसलीडिंग होता है। वो आपके सामने एक बड़ी पिक्चर रखता है, उसमें दरअसल क्या क्या नीचे बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या नीचे चीज़ें काम कर रही हैं, ये अक्सर बहुत मतलब हम लोगों को अजीब भी लग सकती हैं। मिसाल के दो छोटी मिसालें इन्हीं दो से दूँ मैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एक घटना घटती है जिसे द कैट मैसेकर का, द ग्रेट कैट मैसेकर। वो प्रिंटर्स का जो एक वो नया प्रिंटिंग इंडस्ट्री वगैरह शुरू हुई, उसमें जो लोग काम करते थे 12-12 घंटे 16-16 घंटे, उनका जो प्रिंटर के ओनर्स थे, उनके लाइफस्टाइल ऐसी थी, बिल्लियाँ पाली, बिल्लियों की बड़ी देख रेख होती थी, और लेकिन इन लोगों को खाना तक नहीं मिलता था। तो वो एक पूरा का पूरा ड्रामा सजाया गया जिसमें कैट्स का, बिल्लियों का मैसेकर किया गया, उनको पूरे उसके साथ सजा के। तो ये एक तरह एक सिंबॉलिक एक्ट था उसके बीच में, लेकिन इसकी जो कनेक्शंस हैं आप वो देखेंगे, जो एक्चुअल विस्फोट का समय होता है, जब जनता वाकई सड़कों पे आने लगती है, उसको बहुत सारी चीज़ें एक रूमर के तौर पे काम कर जाती हैं। हाँ, तो रशियन रेवोल्यूशन से अगर एक उदाहरण लें, और फिर मैं इधर भी आता हूँ हमारे खुद के कॉन्टेक्स्ट में, तो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे आप वो प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी पहले पहले इनकलाब के बाद, हाँ, फरवरी इनकलाब के बाद। तो केरेंस्की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के नेता थे, बहुत ही कैरिस्मेटिक आदमी थे, बहुत ज़बरदस्त वक्ता थे। वो जब जनता का उभार हुआ और विंटर पैलेस को उन्होंने घेर लिया, तो उस वक्त केरेंसी वहाँ से भाग गई। अब भाग निकले तो उनके अपने ही बयान हैं बाद में कि उन्होंने देखा मॉस्को की सड़कों पे, पेट्रोग्राड की सड़कों पे जगह जगह पे लिखा हुआ था केरेंस्की द जू। केरेंस्की वाज नॉट अ जू। केरेंस्की की सरकार ने जूस को फुल राइट्स दिए थे, इसलिए जैसे आजकल किसी को भी मौलाना बना दिया जाता है, किसी को भी मुसलमान बना दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू भी मौलाना बना दिए गए, तो वैसे ही केरेंस्की को भी जू बना दिया गया। और इतना बड़ा एक एंगल इसमें एंटीसेमिटिज्म का शामिल हो गया जो उस रेवोल्यूशनरी अफसर का हिस्सा बन जाता है। ये कहानी हम बाद में नहीं सुनते हैं, बाद में वो बड़ी सैनिटाइज्ड सी कहानी सुनाई देती है। इत्तेफाक की बात यह है कि जो रेवोल्यूशन के लीडर्स थे उनमें ट्रॉट्स्की वाज अ जू, लेकिन दैट इज़ इरेलेवेंट। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत दिलचस्प हैं। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा मास मूवमेंट अगर मॉडर्न टाइम्स का कहा जाए, वैसे तो कई सारे हैं 1857 के बाद से, लेकिन वो है सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स जो, तो उसमें गांधी जी का जो इमर्जेंस है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प इसलिए भी है। हमारे एक हिस्टोरियन हैं शाहिद अमीन, गांधी एज महात्मा करके लिखा था गांधी जी की किस तरह से पॉपुलर परसेप्शन में जो इमेज बनी। तो गांधी जो असल में है और गांधी जो पॉपुलर परसेप्शन में है, दोनों एक नहीं है। तो चौरी चौरा
की जो वायलेंस हुई जिसमें कि पुलिस आंदोलन के पुलिस स्टेशन जो हाँ उन लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन जला दिया घिर के, तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद जो इन लोगों के बयानात हैं अदालत में, बाद में जो हिस्टोरियंस ने काम किया, तो उसमें ये कहते हैं, कोर्ट तक में कहते हैं कि गांधी बाबा ने हमें आके सपने में कहा कि हथियार उठा लो। तो अब वो गांधी बाबा जो उनके इमेजिनेशन का है वो दरअसल उनका क्रिएट किया हुआ है। ये चीज़ जो है ये जन आंदोलनों में आपको आम तौर पे देखने को मिलेगी, जो खास तौर से जो इस तरह के बहुत बड़े स्प्रेड वाले आंदोलन होते हैं। तो एक तो चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा ये कि हर जगह पे स्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं और हर जगह पे आंदोलन का एक जैसा तेवर नहीं होता है। तो उसमें अलग अलग किस्म की धाराएं, अलग अलग किस्म की चीज़ें जो हैं वो जुड़ती हैं, और ये अपने आप में एक बहुत गहन शोध का विषय है और रहा है कि कब और क्यों एक आंदोलन जो एक छोटी सी चीज़ से शुरू होता है वो इतनी बड़ी शक्ल ले लेता है कि और कब कब नहीं लेता है। तो अगर हाल के उदाहरणों में हम देखें तो श्रीलंका में जो अरागलिया करके शुरू हुआ कुछ एक साल पहले, जिसमें राजपक्षे वगैरह सारे छोड़ के भागे सत्ता, कम से कम मतलब 7-8 दिन तो सत्ता ऐसे कह सकते हैं आपकी सड़क पे पड़ी हुई थी, कोई उठाने वाला नहीं था। देयर वाज नो क्लेमेंट फॉर पावर। लेकिन वो इतना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेर लिया, उसके कब्जा कर लिया उसको प्रैक्टिकली आवाम ने। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत आर्थिक बदहाली से ही होती है, प्राइस राइज, कुल मिला के बदहाली। लेकिन वो भी अपने आप में एक बार में नहीं है। वो कुछ लोगों ने प्ले कार्ड लेके खड़े होना शुरू किया, उस पर कुछ लोग और आके जुड़ गए, उसके बाद कुछ लोग और आके जुड़ गए, और वो जुड़ते जुड़ते ऐसे जुड़ते चले गए कि वो एक इतना बड़ा सैलाब बन गया कि अल्टीमेटली सत्ता परिवर्तन तक की हालत हो गई। लेकिन अगर उसके बरक्स आप देखेंगे, हमारे मान लीजिए NTCA आंदोलन था, किसान आंदोलन, कितना बड़ा 1 साल तक लंबा आंदोलन चला, लेकिन उसमें और फोर्सेस आके नहीं जुड़ी। किसान आंदोलन रहा। NTCA वाला आंदोलन, वो भी NTCA वाला आंदोलन रहा। वो शुरू में एक ब्रॉडर बेस्ड आंदोलन था, बाद में वो तो जैसे एक तरफ NTCA आंदोलन था, किसान आंदोलन बहुत लंबा 1 साल का चला। NTCA आंदोलन शुरुआत में काफ़ी विस्तार लिए हुआ था, उसमें तमाम तरह के लोग शरीक थे, लेकिन बाद में एक पॉइंट के बाद वो तकरीबन एक कम्युनिटी का आंदोलन बन के रह गया। ख़ास तौर से जिस तरह का रिप्रेशन उस पर हुआ वो भी एक शायद वजह थी। लेकिन अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो ये दोनों आंदोलन जो हैं ये दरअसल अंततः एक सेक्शनल आंदोलन बन के रह गए। इनका वो असर नहीं हुआ जो आप श्रीलंका वाले अरागलिया में देखते हैं, या बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश का भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है, क्योंकि उसकी शुरुआत जो अब साल भर होने आ रहा है आज इस जुलाई में, तो उसकी शुरुआत हुई थी एक पुराना लॉ था वहाँ पे जो कोटा, जिससे फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को नौकरियों में कोटा मुकर्रर था। वो काफ़ी हाई कोटा था, और अल्टीमेटली उसका मिसयूज़ जिस तरह से होता था वो ये था कि जो रूलिंग पार्टी है अवामी लीग, उसी के लोगों को फ्रीडम फाइटर के नाम पे नौकरियां मिल जाती थी। तो वो 2018 में उसके खिलाफ आंदोलन चला, फिर वो रिवोक हो गया। उसके बाद दोबारा से अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीइंस्टेट किया, और उसके बाद आंदोलन की शुरुआत सिर्फ उस कोटा को ख़त्म करने के लिए हुई कि ये जो स्पेशल कोटा फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रूलिंग पार्टी ने लिया हुआ है ये ख़त्म हो।
लेकिन वो कोटा आंदोलन, एंटी कोटा आंदोलन बढ़ते 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 14-15 जुलाई तक ऐसी हालत हो गई कि जगह जगह पे यूनिवर्सिटीज़ में फायरिंग वगैरह तक उन्होंने, जो बांग्लादेश की पुलिस फोर्स और RAB करके है, ये सब उतार दिया। और सारी यूनिवर्सिटीज़ में, ढाका, राजशाही, जहांगीर नगर भी ढाका में है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में फायरिंग शुरू हुआ। और वहाँ से जो असर हुआ वो बिल्कुल उल्टा। तो कुछ जगह पे डिप्रेशन का असर ये होता है कि लोग अपने ठिकानों में लौट जाते हैं, फिर वो आंदोलन जो है वो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जो हुआ वो एकदम उल्टा, कि इतना ज़बरदस्त उसका रिएक्शन हुआ कि लोग सड़कों पे और ज़्यादा तादाद में आने लगे। फाइनली 25 जुलाई के आसपास ये हुआ, 24-25 के आसपास, कि इन्होंने, सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। और वो जो 5-6 दिन इंटरनेट बंद रहा, उसमें बहुत भयंकर किस्म की का डिप्रेशन हुआ। मतलब ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि वो हेलीकॉप्टर से, एक बच्ची घर के बाहर खेल रही है अपने बरामदे में ऊपर 5th फ्लोर या 6th फ्लोर पे, हेलीकॉप्टर से शूट किया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो सामने आई। और कई जगह पे आगजनी की घटनाएं जो इससे पहले तक नहीं हुई थी। और वो कहा गया कि ये सब जो उपद्रवी लोग हैं, जो आंदोलन में शरीक हैं, इन लोगों ने आगजनी की है, इन लोगों ने जगह जगह पे दंगा फसाद किया है। तो जब इंटरनेट लौटा और लोगों का कनेक्शन फिर से बनने लगा, फिर उसके बाद दोबारा से सड़कों पे आने लगे लोग, इन्हें उम्मीद थी कि अब ठंडा हो जाएगा मामला। सो द फर्स्ट राउंड ऑफ डिप्रेशन हैड अ नेगेटिव रिएक्शन एंड ब्रॉट आउट मोर पीपल। इस बार उनको उम्मीद थी कि ये इस बार तो गया। वो उस बार का ये हुआ कि एकदम और ज़्यादा बढ़ गया। और उस फेज़ में सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं मूवमेंट रह गया। वो जो आखिर के 10-15 दिन का फेज़ है, उसमें बांग्लादेश की हर सोसाइटी के हर तबके से, हर किस्म के लोग जो हैं, और हर पॉलिटिकल कलर के लोग, वो लोग सब इसमें शामिल होने लगे। तो ये चीज़ जो है, ये दरअसल बहुत कुछ इस पे डिपेंड करती है कि कब रिप्रेशन जो है वो आपको एकदम ख़त्म कर देता है, आपकी कमर तोड़ देता है, और कब उस रिप्रेशन को आप एकदम इग्नोर करते हुए, कि कितना ही मर जाएं लोग, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन आप फिर भी सड़कों पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये बांग्लादेश के केस में बहुत एक पीक पे पहुंची 4 अगस्त, 3 और 4 अगस्त की रात दिन, ये जो था पीरियड, कि उन्होंने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, जो मार्च था टू ढाका। जस्ट बिफोर दैट बांग्लादेश आर्मी रिफ्यूज टू कैरी आउट ऑर्डर्स। ये टर्निंग पॉइंट हो गया। हाँ, उस दिन शेख हसीना ने अपना फ्लाइट लिया और हिंदुस्तान आ गए। तो ये भी एक चीज़ होती है कि क्योंकि आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भी तो समाज से ही आ रहा है। तो मतलब अगर मूवमेंट की बैठ इतनी है, गहराई इतनी है कि वो समाज के हर हिस्से को पकड़ रहा है, तो आर्मी भी कितनी देर तक उसमें अलग रह सकती है, ये भी कई बार एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। और बहुत से सक्सेसफुल रेवोल्यूशंस के पीछे ये भी एक वजह रहती है कि आखिर आर्मी ने जवाब मानी नहीं बात। हाँ। तो यही चीज़ अगर आप देखें 1974 के जेपी मूवमेंट के टाइम पे, तो जेपी मूवमेंट का फैलाव बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था नॉर्थ इंडिया के लेवल पे कम से कम। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया स्तर पे बना है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा फैलाव था और काफ़ी दिनों तक चला, कई 2-1 महीना चलता रहा। और वहाँ पे आखिर जो इमरजेंसी लगाने का मौका इंदिरा गांधी को मिला, ऑफकोर्स उसकी जो इमीडिएट कारण था उसका, वो तो उनके खिलाफ जो केस इलेक्टोरल करप्शन वाला था, जगमोहन लाल सिन्हा का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो डर था इंदिरा गांधी का, वो ये था कि एक पॉइंट जब आंदोलन का ऐसा आया, जब जेपी ने खुल के ये कहना शुरू किया कि अब हम आर्मी से भी अपील करते हैं कि वो नाजायज़ ऑर्डर का विरोध करें, उनको लागू ना करें।
तो एक तरह से उसको आर्म्ड फोर्सेस में रिवोल्ट के तौर पे करने के तौर पे इंटरप्रेट किया गया। तो ये चीज़ जो है ये एक मुकाम पे आके आंदोलनों में बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है कि रिप्रेसिव मशीनरी जो है वो ऑर्डर कैरी आउट कर रहा है, तो या उनकी नहीं? तामील कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो पूरा तख्ता जो है वो पूरा खेल जाए, एकदम मिनटों में बदल सकता है। एक और बहुत दिलचस्प, अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिन पहले कीनिया में एक बहुत बड़ा अपसर्ज हुआ। तो साल भर पहले IMF और वर्ल्ड बैंक की जो कंडीशनैलिटीज़ को वो करते हुए एक पूरा ऑस्टेरिटी का और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का पैकेज बना था, उसके खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। उसमें बहुत ज़बरदस्त रिप्रेशन हुआ और 60 या 61 लोग मारे गए। उसकी सालगिरह थी अभी 3 दिन पहले। उस सालगिरह पे जो रिपोर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि कई गुना ज़्यादा अब उसका फैलाव हो गया और बहुत बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं कि लगता है कि अब थमने वाला नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, लेकिन ये चीज़ जो है ये दरअसल इस पे डिपेंड करती है। तो अगर ये सारे मूवमेंट्स के और उनको देखें आप, तो दो चीज़ें बहुत साफ हैं। एक ये कि कई सारी सेक्शनल मूवमेंट्स और उनको लेके आंदोलन चलते रहते हैं। कुछ जगह पे आंदोलन डायरेक्टली नहीं भी हो तो एक कह सकते हैं कि आप असंतोष बढ़ रहा है और लोगों के बीच में एक बेचैनी बढ़ रही है और वो जमा होता रहता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ कोई एक छोटा सा विस्फोट भी सारी चीज़ों को एक जगह पर लाके जमा कर देता है। तो उसी के बहाने एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाती है। बाज़ वक्त ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर समय ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर वक्त ऐसा ही होता है जो हमने पिछले दिनों में देखा कि वो अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग मूवमेंट चलते रहते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। हाँ, तालमेल भी नहीं बनता है और उस तरह से अलग अलग तरीक़ों के जो एस्पिरेशंस हैं वो एक जगह पे नहीं इकट्ठा हो पाते हैं। तो ये चीज़ जो है उस मायने में थोड़ा मैं कहूँगा कि एक हिस्टोरिकल एक्सीडेंट कह सकते हैं आप, कंटिजेंसी कह सकते हैं कि ये इत्तेफाक है कि कब किस सिचुएशन में सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे आके एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन बन जाती है और कहाँ पे वो अलग अलग जन आंदोलनों की शक्ल में ही बना रहता है। दूसरी चीज़ जो बड़े जन आंदोलनों के संदर्भ में और ख़ास तौर से सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में देखने को मिलती है, उसमें उसका फैलाव इतना होना ज़रूरी हो जाता है कि आर्म्ड फोर्स या रिप्रेसिव मशीनरी जो है वो खुद बगावत की जगह पे आ जाए। ये मैं कहूँगा कि मोटे तौर पे सिमिलैरिटीज़ जो है सर, जैसे इंडिया में CAA NRC का आंदोलन हुआ जो काफ़ी पीक पर था, पर फिर उसके बाद वो थोड़ा मतलब धस हो गया, पैंडेमिक आ गया, सरकार कानून नहीं ले आई वापस हो, तो वो भी रीज़न हो सकता है। पर जो आंदोलन सबसे मतलब उसके बारे में क्या कहे समझ नहीं आता, वो ये 2010 से जो 2014 जो ये एंटी करप्शन और अन्ना मूवमेंट कहा जाए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहा जाए या RSS अगेंस्ट करप्शन कहा जाए, क्या कहा जाए वो भी समझ नहीं आता। और वो मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दिलचस्प मुकाम है वो एक्चुअली। 2010 के आखिर से उसकी शुरुआत है और मेरे ख्याल से जो उसमें सबसे मतलब दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि वो उसका एनालिसिस हुआ नहीं है ठीक से। ज़्यादातर उसको लेके तलवारबाजी ज़्यादा हुई है क्योंकि उस आंदोलन के बाद 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो ख़ास तौर से जो शासक पार्टी थी कांग्रेस, उनकी तरफ से ये हुआ कि ये तो RSS का बनाया हुआ, RSS का खड़ा किया हुआ है और ये होना ही था वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें जो हैं ये कही जाती रहीं। उस वक्त भी कही जा रही थी जब आंदोलन चल रहा था।
और लेकिन जो अगर बारीकी से इसको देखें तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि उस वक्त पूरा यूपीए का जो दौर है वो एक करप्शन, और करप्शन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ हाई लेवल का करप्शन है, वो ऐसा हो रहा था कि मतलब आप रोज़ाना देख रहे थे उसके असरात आप रोज़ाना झेल रहे थे। तो मिसाल के तौर पे जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि उस वक्त की सरकार ने जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको पूरी छूट दे रखी थी, यूनिलैटरली टैरिफ बढ़ाते थे वो। हाँ, तो वो टाटा की कंपनीज डिस्कॉम कंपनीज थी, अंबानी की डिस्कॉम कंपनीज थी, और वो जो उनका यूनिलैटरली टैरिफ बढ़ाने वाला वो था, वो इस हद तक पहुंच गया कि आरडब्ल्यूएस ने खड़े होकर अपने अपने वहाँ पे बिजली के बिल जलाने शुरू किए। तो उसी ज़माने में अगर आपको याद हो, अरविंद केजरीवाल खुद हाथ में प्लायर लेके घूमते थे, क्योंकि वो डिस्कॉम्स ने ऐलान किया कि जो बिजली का बिल नहीं देंगे हम उनकी बिजली काट देंगे। तो इन्हें कहा हम बिजली खुद जाके रिस्टोर करेंगे। तो एक्चुअली वो बहुत एक शार्प स्ट्रगल वाला दौर था। दूसरी चीज़ पानी को लेकर था। अच्छा, पानी को 2004-05 में दिल्ली सरकार, शीला दीक्षित की सरकार प्राइवेटाइज करना चाह रही थी। ये प्राइवेटाइजेशन का प्लान जो है ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से पुश किया जा रहा था, और दिल्ली का पानी जो है वो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को सौंपने का पूरा प्लान था। और ये चीज़ ऐसी होती कि जहाँ पे जैसे आप पूरा वेस्ट में कई जगहों पे देखते हैं कि पानी अब जो है इट इज़ अ कमोडिटी, और वो आपको ख़रीदना पड़ता है पानी। तो यहाँ पर भी वो हो जाता है, और बहुत हाई टैरिफ्स होते। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपने, अगर आपको याद हो तो, बहुत बड़ा मास मूवमेंट था कोचाबाम्बा में, बोलीविया में 2002 में। तो प्राइवेट कंपनीज को दे दिया था पानी, किसानों को पानी मिल नहीं रहा है, आम लोगों को पानी नहीं मिल रहा, उनके ना उनकी सिंचाई के लिए मिल रहा है, ना पीने तक के लिए पानी नहीं है, और कंपनियों ने उस पर टैरिफ इस तरह बढ़ा दिए हैं। तो वो बहुत लंबी, वाटर वॉर्स के नाम से जानी जाती है, वो बहुत लंबी और बहुत वायलेंट कन्फ्रंटेशन हुआ, जिसके बाद अल्टीमेटली सरकार को वापस लेना पड़ा। हमारे यहाँ पे 2005 में ये 4 या 5 मेरे ख्याल से, तो उस दौरान केजरीवाल तब तो आम आदमी पार्टी भी नहीं थी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी नहीं था, वो एक अपना आरटीआई एक्टिविस्ट थे। आरटीआई एक्टिविस्ट के हिसाब से उन्होंने करीब 8-9 हज़ार पन्ने आरटीआई जवाबों के इकट्ठा किए, फाइल कर करके फाइनली वो एक्सपोज किया पूरा प्लान दिल्ली के वाटर प्राइवेटाइजेशन का। तो वो एक्सपोज होने की वजह से वो रुक गया उस वक्त। लेकिन ये जो 200 यूनिट फ्री बिजली और 700 लीटर फ्री पानी, वाटर इज़ द लाइफलाइन, ये आप 5-6 पन्ने का उनके मैनिफेस्टो में 5-6 पन्ना जो है वो सिर्फ पानी पे है कि वाई पानी इज़ द लाइफलाइन, पानी कैनॉट बी, वाटर कैनॉट बी कमोडिटाइज्ड। एक बुनियादी लेवल तक एक मिनिमम जो है ये लोगों को की ज़िंदगी की ज़रूरत है, इस पे आप कीमत नहीं लगा सकते हैं। उसके ऊपर जो खर्च करेगा फिर वो स्लैब्स हैं उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली बन रही थी इस बीच में, वाटर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लेके, इसको लेके, बिजली के टैरिफ को लेके। और आपको याद हो तो मतलब एक जो ख़ास तौर से मिडिल क्लास में एक इशू 2008-9 का, जो लेकिन एक्सपोज 2010 में हुआ, वो था राडिया टेप्स वाला। तो जिसमें पिछली सरकार में पेट्रोलियम और गैस, नेचुरल गैस मिनिस्ट्री किसको सौंपी जाए, इसके लिए लॉबिस्ट से पैसा देके अंबानी और ये सब बातचीत हो रही थी। अब उसमें सब रिकॉर्डेड हैं, अंबानी कह रहे हैं वो तो कांग्रेस तो अपनी दुकान है वगैरह वगैरह।
परंजट गोवा ठाकुर की एक वो किताब है गैस वॉर्स, वो किस तरह से गैस प्राइसेस को लेके उस वक्त पूरा वो हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा तामझाम जो है वो पार्टली उस दौर का जो कांग्रेस का न्यू लिबरलिज्म, एक मतलब क्या कह सकता है, अब न्यू लिबरलिज्म तो है ही है, लेकिन एक वेंट बरसक जो यूपीए 1 के दौरान एक तरह से उस पर कंट्रोल था। वो इसलिए भी था कि कुछ उसमें लेफ्ट पार्टीज भी शरीक थी, उसमें सोशल मूवमेंट्स भी शरीक थे, उसके अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बना, उसी दौरान टीआई एक्ट भी बना, नरेगा भी हुआ, नरेगा पूरी तरह से मतलब बहुत बड़ा उसका वो बना। लागू हुआ। ये चीज़ जो है ये सेकंड यूपीए आते आते तक मार्जिनलाइज हो गई। ये सारा जो करप्शन वाला सिनेरियो है वो इतना बड़ा हो गया। अब ये एक और फैक्टर है जो जन आंदोलनों के मामले में हमेशा ख्याल रखना चाहिए। कई लोगों से मैं सुनता हूँ, मैं बहुत लोगों से मैंने कहा भी कि भाई अगर आप है एविडेंस तो क्यों नहीं उसे रखा जाए कि ये आरएसएस का स्पॉन्सर्ड था। हमें तो आरएसएस का इसमें स्पॉन्सरशिप तो कहते आरएसएस प्रेजेंट। देखिए जन आंदोलन में किसी का आप आइडेंटिटी देख के एंट्री नहीं दे सकते। जन आंदोलन है, कोई भी आएगा उसमें आप उसमें शामिल होंगे। तो अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसमें इंटरवीन करते हैं। जो जेपी मूवमेंट के साथ दिक्कत थी, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो जेपी मूवमेंट के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई वो ये कि जो कमिटियों के जो आंदोलन वो बने, आंदोलन की जो कमेटियां बनी, जनसंघर्ष समितियां बनी, उसमें लेफ्ट ने कहा कि इसमें आरएसएस है इसलिए हम नहीं रहेंगे। वो नीचे तक ऐसा, जो छात्र विकास संघर्ष वाहिनी वाली जो कमेटियां थी उनमें ज़्यादातर लेफ्ट के लोग थे, मतलब पार्टियां नहीं, सिर्फ फॉर्मल पार्टियां नहीं, जो इंडिपेंडेंट लेफ्ट, स्टूडेंट्स के लेफ्ट, तमाम तरह के। तो वहाँ पे ये इतना असर नहीं हुआ। लेकिन मेन जो बड़ी जो जनसंघर्ष समितियां थी उनमें दिक्कत सबसे बड़ी यही आई कि क्योंकि लेफ्ट विड्रॉ कर गया, उसका तेवर जो है वो ज़्यादा राइट विंग की तरफ दिखने लगा, जेपी भी उन पे ज़्यादा भरोसा करने लगे। इस दौरान बिल्कुल ओपन सिचुएशन थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग शरीक नहीं थे, उसमें शामिल थे और लोग भी शामिल थे। और पार्टियों आमतौर पे इसमें पार्टियों से इन्होंने अलग रखा। लेकिन कुछ जगह पे ये कहने को मैंने सुना है लोगों से कहते हुए, और हुई भी हैं 2-1 मीटिंगें उस दौरान में, विवेकानंद फाउंडेशन में कुछ मीटिंग आरएसएस ने करवाई, उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से इसे खड़ा किया जाए। लेकिन अल्टीमेटली जन आंदोलन इस तरह से बिहाइंड द सीन्स नहीं चलते हैं। मतलब कि कोई पीछे से आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है और लोग नाच रहे हैं, ऐसा चलता नहीं है। और ख़ास तौर से अगर ये जो इनकी लीडरशिप है इसको आप देखें, ये किसी के ना कहे पे नाचने वाले लोग हैं नहीं। तो वो उसकी वजह से हुआ ये कि बहुत जल्दी मूवमेंट का जो एक्सपेंस है, जो उसका जो फैलाव है वो इतना ज़बरदस्त हो गया कि तमाम तरह के लोग तमाम तरह की जगहों से जुड़ने लगे। अगेन ये एक बहुत रेयर सिचुएशन थी रिसेंट मूवमेंट्स में। अगर आरएसएस कहीं रहा भी होगा तो वो मार्जिनलाइज था। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि जब पहला इनका जब रामलीला मैदान पे वो शुरू हुआ, जो लंबा लास्ट फेज का जो इनका आंदोलन था, परमानेंट सिट-इन सा, तो वहाँ पे शुरू में इन्होंने जो बैकड्रॉप लगाया था वो भारत माता का लगाया था। मतलब वो एक इंडिया का मैप और एक भारत माता की तस्वीर वो सिर पे, और बहुत इनकी आलोचना हुई इसको लेके। अब ये भी ध्यान रखने की चीज़ है, दे आर ऑल पॉलिटिकल ग्रीन हॉर्न्स। इनमें से कोई भी किसी पार्टी से नहीं आता था, ना अरविंद केजरीवाल खुद, ना मनीष सिसोदिया, ना उनके साथ और जितने लोग थे। गोपाल राय थोड़ा बहुत उनका बैकग्राउंड था, लेकिन वो नहीं, संजय सिंह, ये लोग की कोई भी उस तरह की पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले लोग नहीं थे। और उस ज़माने में प्रशांत भूषण भी, बाद में उनका जो भी बना बहरहाल। तो लेकिन
दे वर क्विक टू लर्न। उनको ये समझ में आया जब ये क्रिटिसिज्म होने लगा तो उन्होंने वो हटा के उस पर पीछे गांधी जी की तस्वीर लगाई। हाँ एंड द एफर्ट वाज टू कंटिन्यूअसली रेस्पॉन्ड कि जो कुछ भी आलोचनाएं आ रही हैं उनको समझा जाए कैसे हो रहा। अब आरएसएस स्पॉन्सर्ड मूवमेंट की तो ये खासियत हो नहीं सकती है कि जितनी बार रामलीला मैदान के बाजू में मस्जिद से अजान होती थी भाषण बंद हो जाते थे। दे वुड वेट फॉर द अजान टू बी ओवर, उसके बाद फिर आपके भाषण चालू होते थे, वो सब होता था। तो ये पूरी चीज़ जो है जिस तरह से चली है वो एक तरह का जेन्युइन मास मूवमेंट बन गया था। इत्तफाक है, ये भी एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस या अनइंटेंडेड डायमेंशन कह सकते हैं आप कि अक्सर उस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाली पावर्स जो हैं उनके भी काबू में चीज़ें रहती नहीं हैं। तो जब ये शुरू हुआ ये वाला फेज, तो अप्रैल के शुरू मेरे ख्याल है 10-12 के आसपास की बात है, तो वो जंतर मंतर पे उस वक्त शुरू हुआ था और वो पहले कुछ दिन जो है उसको कोई मीडिया कवरेज नहीं मिली। लेकिन उसमें शामिल होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही थी। फेसबुक पे उनके 4 लाख 5 लाख फॉलोअर जो हैं वो 2 दिन में बन गए और वो फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती गई। तो उससे ये हुआ कि अचानक मेन स्ट्रीम जो टेलीविज़न नेटवर्क है, अर्नब गोस्वामी वगैरह वगैरह सारे ये भी उसमें कूद पड़े और कांग्रेस को लताड़ने का उनको मौका मिल गया। बाय दैट टाइम आई डोंट थिंक इनकी तरफ से क्लियर था कि मतलब मोदी का अपना एम्बिशन रहा होगा, आरएसएस का या बीजेपी का कोई आइडिया नहीं था कि वो अगला इलेक्शन जीत लेंगे। उनको मतलब वो चांस ही नहीं कहीं इनको लग रहा था। तो इसलिए ये सब जो हो रहा था एक तरह से कांग्रेस को घेरने का एक था जिसमें मीडिया भी काफ़ी हद तक शरीक हुआ। बट अल्टीमेटली वो जो डायमेंशंस लिए उसने, तो ये मीडिया भी जो है वो किनारे लग गया। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट उसका बताएं वाज व्हेन 2 थिंग्स हैपेंड। एक तो गैस प्राइसेस को लेके और ये केजरीवाल ने रिलायंस के खिलाफ बहुत ओपनली और अंबानी के खिलाफ बयान दिया। और जब इनकी वो 27 दिन वाली सरकार बनी 2013 में, जो अल्टीमेटली दे रिजाइन बिकॉज उनका जन लोकपाल बिल जो है वो पास नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द कांग्रेस लिस्टिंग, वैसे भी माइनॉरिटी में थे वो। तो तब जो 27 दिन वाली सरकार में इन्होंने अंबानी के ऊपर एफआईआर किया ऑन गैस प्राइसिंग। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद से पूरा मीडिया जो है इनके खिलाफ हो गया। जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है जो उस वक्त तक समर्थन में था, और मीडिया बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन, देखिए 70% ज़्यादा उस वक्त वॉज ओन्ड बाय अंबानी। तब अडानी पूरी तरह से खेल में आया भी नहीं था। वो अबाउट 70% ऑफ द टेलीविजुअल मीडिया वॉज ओन्ड बाय अंबानी। तो मैं अंदर के मतलब मुझे लोगों से सुनने को मिला कि हमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि एक तो इन्हें कोई कवरेज देनी नहीं है, और देंगे भी तो आप कितने 20 या 21 मिनट से ज़्यादा नहीं, और वो भी नेगेटिव। पॉजिटिव कवरेज तो आप दे ही नहीं सकते हैं। तो एक तरह से वो मीडिया का जो शिफ्ट हुआ है वो उसके बाद से होगा। तो ये जो है मुझे लगता है कि इसके पीछे इतनी ज़बरदस्त क्लास डायनेमिक्स चल रही थी जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पार्टी है, ये है, वो है, कोई कह रहा है आरएसएस है, कोई कह रहा है कुछ है। नहीं, इसके पीछे दरअसल एक पूरी की पूरी, अगर मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में कहें तो क्लास स्ट्रगल चल रही थी। क्योंकि एक क्लास है जो पूरी तरह से हथियाने के, जो अल्टीमेटली 2014 के बाद कामयाब हुआ कि अब उनने हर चीज़ को, मतलब हंसदेव का जंगल आप कटवा दीजिए, आप बड़े बड़े जंगलात जो हैं वो आपने अडानी को दे दिए,
धारावी आपने अडानी को दे दिया। अब एक तरह से वो उस वक्त वो लड़ाई चल रही थी जो पर्दे के पीछे थी कुछ हद तक, और जन आंदोलन सामने था और पीछे जो सारी मैकिनेशंस और जो सारे सरगर्मियां हो रही थी वो कॉरपोरेट सेक्टर में ये हो रही थी कि किस तरह से इस आंदोलन को रोका जाए और डाइवर्ट किया जाए, इसे डिरेल किया जाए। वो डिरेल करने का जरिया बने नरेंद्र मोदी। हाँ, बीच में से अचानक उसी प्लैंक को लेके उड़ा दिया और पूरा मीडिया का सपोर्ट है आपको, तो एक तरह से ऐसा लगा कि जैसे यही है ऑप्शन। विष्णु का अवतार जो लेके आया है, करप्शन खत्म करेगा। हाँ, so that became the big turning point and shift। लेकिन उस पे मुझे लगता है कि दिक्कत ये है कि कभी भी मतलब बस वो फॉर और अगेंस्ट वाली मुद्रा में ही बातचीत होती रहती है, उसमें कभी भी इसकी जो इसके पीछे जो डायनेमिक्स चल रही है, जिसमें असल खेल आवाम के इंटरेस्ट क्या हैं, बिजली पानी वगैरह वगैरह, वो किस तरह से उसको प्रायोरिटाइज करें, उसे किस तरह से बढ़ाएं, ये चल रहा है। और किस तरह से रिसोर्सेज और इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल बढ़े कॉरपोरेशंस का। स्पेशली दो घराने जो हैं वो मेन खिलाड़ी बन के इमर्ज किए इस पीरियड में। सो दैट आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ दैट। वो जो आप 10-11 से कहिए, 11 से मैं कहूँगा, 2011 से 14 का जो पीरियड है। बट जैसे मास मूवमेंट्स का आउटकम हमेशा डेमोक्रेटिक नहीं होता, तो मास मूवमेंट और डेमोक्रेसी में क्या वो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे वो मिल सकते एक दूसरे से, और कहाँ वो नहीं मिले? बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हमारे जैसे मुल्क में दरअसल अपने प्रिविलेज को बचाने के लिए मास मूवमेंट होते हैं। वो शायद दुनिया में उस तरह के बहुत कम देखे हैं, मतलब कहीं बहुत कम मिसालें मिलेंगी जहाँ पूरा मतलब एंटी रिजर्वेशन स्ट्रगल हो रहा है। मंडल कमीशन जब इम्प्लीमेंट करने की बात है, पूरा एंटी मंडल मूवमेंट हुआ। वो दरअसल ऐसे लोगों का, देखिए इस मुल्क में अपर कास्ट जो है वो बहुत से बहुत मिला लीजिए तो लगा लीजिए तो 13-14% है, लेकिन वो 80% से ज़्यादा नौकरियों पे काबिज है। और अगर उसमें भी आप ग्रेड्स देखेंगे तो ज़्यादातर जो हायर जॉब्स हैं वो अपर कास्ट के। जो दलित ओबीसी, लोअर ओबीसी, एमबीसी की नौकरियां हैं वो 4th क्लास 3rd क्लास नौकरियों में हैं, सरकारी में भी और गैर सरकारी में भी ऐसा ही है। तो ये जब दोनों बार, और क्योंकि रिजर्वेशन तो मेनली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ही, सरकारी उसमें ही लागू होते थे या होते हैं अभी, तो इसलिए जब भी ये हुआ कि रिजर्वेशन लागू होगा या उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा या उसे एक्सटेंड किया जाएगा ओबीसी को इंक्लूड करने के लिए। अब ओबीसी रिजर्वेशन पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था, एससी एसटी रिजर्वेशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो इसके ऊपर कमीशन बना, पहले काका कालेलकर कमीशन बना 50s में। उसकी जो सिफारिशें आई वो नेहरू जी खुद ही दबा गए, क्यों? वो नेहरू का भी एक एम्बेरसमेंट था कि कास्ट को लेके हम कैसे बात कर सकते हैं, मॉडर्न लोग हैं हम लोग, मतलब आगे हमें सोचना चाहिए वगैरह। तो उन्हें लगा कि कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन बड़ा गैर मॉडर्न काम है, इसको नहीं, तो वो दबा दिया गया। वो 78 में फिर रिवाइव होता है, 77-78 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है। तब फिर वो उनका प्रॉमिस ये था कि काका कालेलकर कमीशन से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अल्टीमेटली उसको सरकमवेंट करने के लिए एक और कमीशन बना दिया गया, मंडल कमीशन। अब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन भी आ गई, उसको भी आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 10 साल वो भी 1990 तक इंदिरा गांधी ने पहले 80 में हाथ डाल दिया उसमें, और 90 तक वो ऐसे ही पड़ा रहा। तो फाइनली व्हेन इट केम टू अ हेड, तो लोग अपना आत्मदाह करने पे उतर गए, खुदकुशी कर रहे हैं और फिर चक्का जाम कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ये हिंदुस्तान जैसी जगह में ही, मुल्क में ही आपको देखने को मिलेगी। अब लेकिन है ये बहुत ख़तरनाक चीज़। प्रिविलेज बचाने के लिए, या मतलब ये इस तरह की चीज़,
डायरेक्टली पॉलिटिकल किस्म के फैसिस्ट रिएक्शनरी मूवमेंट भी होते हैं, पूरा नाचिज्म का मूवमेंट भी वही है, फासिज्म के तमाम मूवमेंट्स वही हैं। आजकल जो पूरा अपसर्ज हो रहा है एंटी इमिग्रेंट्स को लेके वेस्ट में, जिसे बाज़ वक्त पॉपुलिज्म कहा जाता है, आई एम नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ ब्लैंकेट टर्म पॉपुलिज्म, क्योंकि उसके कई वेरिएंट्स हैं, लेकिन उन सब में ये डायरेक्शन है, एंटी इमिग्रेंट है, और आमतौर पे वो पुअरेस्ट सेक्शंस हैं जो आ रहे हैं, कम वेज पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये एक ट्रेडिशनल ऑर्डर को डिफेंड करने वाला, ट्रेडिशनल सिस्टम को डिफेंड करने वाला वाली शक्ल ले लेता है। और इसकी सबसे पहली और बड़ी मिसाल आप देखेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर ने महार सत्याग्रह के टाइम पे ये किया। तो अब महार सत्याग्रह क्या था? जो 14 टैंक है जिसमें से पानी पीने का मतलब सत्याग्रह किया उन्होंने, वो किसी गांव का कुआं नहीं था, इट वाज मेड बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इन प्रिंसिपल इट वाज ओपन टू एवरीबॉडी, कोई भी वहाँ से पानी ले सकता था, पानी पी सकता था। लेकिन उनमें उसमें भी दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाएगा, पानी नहीं लेने दिया जाएगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को सत्याग्रह का ऐलान करना पड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे शहर भर में लठ लेके दंगे फसाद करने के लिए सारे अपर कास्ट जो हैं किसी भी तरीके से एक होने नहीं देंगे, ये एक फॉर्म जो है उसने ले ली। तो ये अक्सर हमारे यहाँ पे इस तरह के मास मूवमेंट, जिसकी वजह से कई बार दलितों में लेजिटिमेट डर भी होता है मास मूवमेंट को लेके कि ये किधर जाएगा, कौन लोग हैं ये। क्योंकि इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जब भी कास्ट प्रिविलेज का सवाल आता है, ये चीज़ दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी कास्ट प्रिविलेज का सवाल आता है तब अपर कास्ट किसी भी किस्म की मास मूवमेंट को में उतर के किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका जवाब शायद जवाब भी मास मूवमेंट के ही फॉर्म में दिया जा सकता है। इस अर्थ में मैं सिविल वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो 1950 में अंबेडकर का जो भाषण है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, उसके बाद जो फाइनल भाषण है शायद नवंबर 49 का, द फेमस ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच, तो उसमें वो कहते हैं कि अब हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते हैं, ये सारे ज़रिया हैं, और इनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और मास मूवमेंट का और सत्याग्रह का रास्ता जो है हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ वो अब ग्रामर ऑफ एनार्की है वो, और उससे हालात बिगड़ेंगे, उससे चीज़ें सुलझेंगी नहीं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो ये हुई है कि और जो सबक है एक तरह से, which is probably the other important point I want to discuss, कि इसका डेमोक्रेसी से क्या ताल्लुक है। वो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि मैदान खुला छोड़ दिया गया, तो मास मोबिलाइजेशन कोई का रास्ता ही आपने बंद कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर आई थिंक मेड अ दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग कि ये एक गलत एस्टिमेट था कि सारी चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्तों से हल हो जाएगी, नहीं होगी। आपको जिस तरह के रेजिस्टेंस का सामना करना है उसके लिए आपको सड़कों पे ही आना पड़ेगा, और उसकी फॉर्म क्या होगी, कैसे होगी, वो तो समय बताता है, अलग अलग जगह पे आप अलग तरीके से तय करते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं हो सकती है, जन आंदोलन की ही शक्ल में हो सकती है। और जन आंदोलन का मतलब ये है क्योंकि SC/ST खुद बहुत एक माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, तो वो कैसे बड़े अलायंसेस बने, क्योंकि उसके लिए आप अकेले सिर्फ उस पुरानी आइडेंटिटी के बेसिस पे नहीं सड़कों पे आ सकते हैं, उसके लिए आपको बड़ी अलायंसेस बनाने की ज़रूरत है। बड़ी अलायंसेस से मतलब उसको भी अगर आप सिर्फ कास्ट टर्म्स में देखेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो
कॉन्ट्रडिक्शन जो है गांव में वो ओबीसी और दलित के बीच में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जो अक्सर कहा जाता है कि भाई बहुजन यूनिटी हो जाए तो हो जाएगा, उससे भी नहीं होता है। तो उसका तरीका जो था वो एक ही तरीका उस वक्त हो सकता था, जो शायद मेरे ख्याल से चूंकि लेफ्ट की भी कमियां थी, दिस हैज़ टू बी इट कैनॉट बी बेस्ड ऑन अ अपील टू कास्ट आइडेंटिटी ओनली। इसके लिए जन आंदोलन का मतलब जन आंदोलन है, जन, द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट और द सब्जेक्ट ऑफ दैट मूवमेंट इज द पीपल। वो कैसे आप बड़ी अलायंस बनाते हैं, ये मेरे ख्याल से सवाल जो है ये छोड़ दिया गया उस वक्त। और उसका नतीजा ये हुआ कि सारी जगहों पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के बावजूद सारी जगहों पे अपर कास्ट कंट्रोल जो है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ, वो और गहराई तक बैठ गया। तो इसलिए डेमोक्रेसी के साथ उसका जो एक बहुत गहन रिश्ता है वो ये है कि डेमोक्रेसी तब तक ही कारगर रहती है जब तक सड़कों का दबाव उस पर बना रहता है। मतलब ये लिबरल्स को पसंद नहीं आएगी बात, क्योंकि वो समझते हैं कि सारी चीज़ जो है वो सिर्फ बहस मुबाहिसे से हल हो जाती है। उसका अजम्पशन उनका ये होता है कि भाई ये सब जो हैं ये इनका बाकी सारी हमने इंटरेस्ट्स को अलग रख दिया है, लेकिन वो होता नहीं है। हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो हमारे सारी तरह की तमाम तरह के अटैचमेंट्स और इंटरेस्ट जो हैं वो साथ होती हैं हमारे। तो इसलिए कोई चीज़ सिर्फ बातचीत से हल होती नहीं है, उसके ऊपर कितना प्रेशर रहता है, उसके ऊपर दबाव कितना जन आंदोलनों का रहता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बात कहा करते थे जो मेरे ख्याल से मुझे बहुत मौजू लगती है, कि सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। कि संसद पे भी नकेल डाल के रखने की ज़रूरत है। ये एक दूसरी उनकी बहुत फेमस कोटेशन है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं किया करती। उसका मतलब ये था कि आप आज वोट डाल दिया आपने, उसके बाद अब 5 साल आप सोएंगे जाके। तो वो वही है कि आप सड़कों को छोड़ रहे हैं, उसका मतलब है। और जैसे ही आपने वो छोड़ा वैसे ही जो आपके काउंटर पावर्स हैं वो उस पर काबिज हो जाएंगे। तो डेमोक्रेसी के बने रहने के लिए, उसके ज़िंदा बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लगातार ये प्रेशर बना रहे। सड़कें तो यहाँ उनके सड़कें सूनी होने का मतलब यही है कि आपने जन आंदोलन जो है वो ख़त्म कर दिया। हाँ। तो और वो हाल में देख सकते हैं, किसान आंदोलन साल भर चलने के बावजूद, और साल भर कोविड के दौरान चला। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़बरदस्त खतरा मोल के उन्होंने चलाया, लेकिन आखिरकार वो कानून वापस लेने पड़े। अब फिर चोर दरवाजे से वापस लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस वक्त तो वो उनको रिपील करना पड़ा। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक ऐसा डायनामिक है जिसे हमें अपनी जमहूरियत की अंडरस्टैंडिंग में, डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग में शामिल करना चाहिए, करने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी सिर्फ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी ये नहीं है। अगर डेमोक्रेसी में पॉपुलर सॉवरेंटी की कोई जगह है तो वो दिखनी चाहिए सड़कों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट। आई वाज वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड क्लैप। Nope.